नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार कड़वासरा आपके अपने YouTube चैनल AK चौधरी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर गणित की नींव जहां से स्टार्ट होती है वो टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। गणित के बेसिक टॉपिक से हम आज शुरू करेंगे। अध्यापक की भूमिका में आ रहे हैं तो अध्यापक के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं। एक, अध्यापक की भूमिका समाज के अंदर सबसे अधिक होती है। अध्यापक के लिए किसी कवि ने बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में कहा है कि अपने सुंदर सुंदर पंक्तियों के अंदर अध्यापक के बारे में अंकित किया है कि एक चिकित्सक की भूल कब्र में दब जाती है। एक चिकित्सक की भूल कब्र में दब जाती है। एक वकील की भूल फायर में दब जाती है। एक इंजीनियर की भूल ईंटों में दब जाती है। एक इंजीनियर की भूल ईंटों में दब जाती है, लेकिन एक अध्यापक की भूल पूरे समाज में बिखर जाती है। अतः अध्यापक का इस समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। देश को बनाने में, समाज को बनाने में अध्यापक की अग्रणी भूमिका होती है। तो अध्यापक को अपने कार्य के प्रति और सब विभाग से हटकर अधिक दायित्व होने के नाते सजग होना चाहिए। मैं आप बिना देरी किए आपके सामने बहुत ही सुंदर बेसिक टॉपिक लेके पेश हुआ हूं। यदि आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि गणित में आपको कोई कमजोर नहीं कहेगा। आप गणित में कमजोर नहीं रहोगे। आप भी दावे के साथ कह सकते हो कि नहीं, मैं गणित के सवाल को चुटकियों में हल कर सकता हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स। गणित के बेसिक सवाल जो हम शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मैथ को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूं। आप यदि लगातार जुड़े रहेंगे, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यदि देखते रहेंगे तो आगे आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सरलता आएगी। सवाल आपके लिए कठिन नहीं होंगे। तो बेसिक गणित के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में फैक्ट नंबर 1 में आपके सामने लेके आया हूं। उसमें है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, संख्या को 0 से या शून्य से हम गुणा करें या शून्य को किसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? 0 शून्य ही प्राप्त होता है। देखिए ये इस फार्मूले में a गुणा 0, a हमने यहां क्या मानी है? संख्या। यहां पर मान लीजिए कोई भी संख्या है, उस संख्या को हम a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार 0 गुणा a बराबर क्या है? 0 या शून्य। शून्य को किसी संख्या से, a यहां मान के क्या चल रहे हैं? कोई संख्या, उस संख्या से 0 को गुणा किया जाए तो भी क्या आएगा? शून्य ही प्राप्त होगा। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। मान लीजिए 8 गुणा 0, 8 संख्या है, उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार उल्टा देख लीजिए, पहले दे रखा है 0 गुणा 12। शून्य को जब हम 12 से गुणा करेंगे, 0 है और ये 12 संख्या है, 0 को 12 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। कई बार कंपटीशन परीक्षा में भी इस प्रकार सवाल पूछ लेते हैं, 8 गुणा 0 गुणा 7 गुणा 19, और हमें एबीसीडी के अंदर 4 दिए हुए होते हैं मान। अब हमें जब कोई भी गुणा करना हो और उस गुणा के अंदर जब 0 दिया हुआ हो तो हमें इस महत्वपूर्ण फैक्ट नंबर 1 को ध्यान रखना है और उसी के अनुसार चलना है। जैसे मान लीजिए 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 को 7 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 19 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा?
0। इस प्रकार का जब कोई सवाल दिया हुआ हो हमारे सामने और हम परीक्षा के अंदर बैठे हैं और उनके मान के रूप में 1 दिया हो सकता है, 0 दिया हो सकता है, तो हमें फैक्ट नंबर 1 याद होना चाहिए कि जब किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, या फिर 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, 0 आता है। तो ये संख्या है 8, 8 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 7 से गुणा किया 0 और 0 को 19 से गुणा किया 0। देखिए साथियों, आपको ये चीज बहुत ही सरल लग रही होगी, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या लेके आए हैं, लेकिन यदि हमारी जड़ मजबूत होगी, ये चीजें हमारी क्लियर होगी, तो आगे कठिन सवाल को हल करने में हमें बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज आपके सामने फर्स्ट टॉपिक में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिए फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 में क्या है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। भागफल शून्य प्राप्त होता है। किसी शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए, शून्य दे रखा है, उसमें हमें किसी संख्या का भाग देना है, तो भागफल क्या प्राप्त होगा, शून्य। भागफल शून्य प्राप्त होगा। देखिए ये रूल दे रखा है, उसमें बताया है 0/a। यहां पर क्या है, संख्या। a यहां पर क्या है, संख्या। शून्य में a का जब हम भाग देंगे तो बराबर क्या है, शून्य। 0 ही, 0 में हमें किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। एग्जाम्पल में बताया है कि 0/5। शून्य में हमें कौन सी संख्या का भाग देना है, 5 का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2 बता रहा है, शून्य में हम जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, शून्य आता है। दूसरा उदाहरण दे रखा है 0/35। शून्य में हम 35 का भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसी प्रकार शून्य में हम संख्या का भाग दे रहे हैं 385। शून्य में कितने संख्या का भाग दे रहे हैं, 385। तो फैक्ट हमें बता रहा है शून्य में किसी भी संख्या का यदि भाग देंगे, ये शून्य है उसमें 385 का भी भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 अंश आएगा। अब इस जगह कोई और कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, शून्य के अंदर यदि हमें लाख का भाग देना पड़े, 1000 का भाग देना पड़े, 545 का भाग देना पड़े, शून्य में कोई भी संख्या का जब भाग देते हैं तो क्या आता है, शून्य ही प्राप्त होता है। अगला फैक्ट नंबर है 3। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है, अनंत। यहां देख लीजिए फैक्ट नंबर 3 है, ये 2 का उल्टा है। फैक्ट नंबर 3 में बताया है संख्या में शून्य का भाग दिया जाए। कोई संख्या है उसमें जब हम शून्य का भाग देते हैं, कोई संख्या है उसमें किसका भाग देते हैं, शून्य का। शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो यहां पर रूल में देखिए a/0 कहने का मतलब है a एक संख्या है, उस संख्या में हमें भाग किसका देना है, शून्य का देना है, तो क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। 2 नंबर फैक्ट्स में हमें बताया था कि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 0। यहां पर क्या है, संख्या में शून्य का भाग देना है। संख्या में यदि शून्य का भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। इसके भी महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण दे रखे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहां संख्या है 8/0। 8 में जब हम 0 का भाग देंगे, 8 यहां संख्या है, a को हमने क्या माना है, संख्या। ये संख्या है, संख्या में हम जब 0 का भाग देंगे तो फैक्ट नंबर 3 बता रहा है किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, अनंत। उदाहरण नंबर 2 है 5/0। 5/0। 5 के अंदर हम 0 का भाग देंगे तब भी क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, उस संख्या में यदि हम 0 का भाग दे रहे हैं तो अनंत प्राप्त होगा। उदाहरण नंबर 3 में है, 3 नंबर उदाहरण 756। 756 में 0 का हम भाग दे रहे हैं, 756 में हम 0 का भाग दे रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, अनंत प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, उस संख्या में जब हम शून्य का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अनंत।
फैक्ट नंबर 3 ये बता रहा है। फैक्ट नंबर 2 बता रहा है शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए। शून्य है, उसमें कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, 1 हो, 1000 हो, लाख हो, तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब देखिए फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या की घात शून्य, किसी भी संख्या की घात क्या हो, किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, 1। देखिए यहां पर हमें दिखा रहा है a घात 0। a यहाँ क्या है, संख्या। a हमने यहाँ संख्या मानी है, ये संख्या कोई भी हो सकती है। उस कोई संख्या की घात यदि 0 है तो मान कितना प्राप्त होगा, 1। अब उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, 17 की घात 0। तो हमें फैक्ट नंबर 4 बता रहा है कोई भी संख्या है, ये यहाँ पर संख्या है 17 की घात क्या है, 0। और 0 में जब 0 घात हो किसी संख्या का तो मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर ये 2 है। उदाहरण नंबर 2 क्या बता रहा है, 7 की घात 0। ये संख्या 7 है, उसकी घात क्या है, 0। 7 की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 दे रखा है कि 390 की घात 0। 390 की घात क्या है दोस्तों, 0। 390 की घात 0 है तो फैक्ट नंबर 4 बता रहा है किसी संख्या की घात 0 हो तो मान क्या प्राप्त होगा, 1। इसी प्रकार संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसकी घात क्या है, 0, तो मान क्या प्राप्त होगा, 1। फैक्ट नंबर 4 ने ये बताया है किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। फैक्ट नंबर 5 बता रहा है जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या को या किसी संख्या में स्वयं संख्या से भाग दिया जाए या स्वयं संख्या का भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वो मान क्या होता है, 1। अब यहां पर हमें दे रखा है a/a। कहने का मतलब है a यहां पर क्या है, a यहां पर एक है संख्या। a संख्या है, उसमें हम a का ही भाग दे रहे हैं। कहने का मतलब है जो संख्या हमने ली है स्वयं उसी संख्या का जब हम भाग देंगे तो बराबर मान क्या प्राप्त होगा, 1। अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पर हमें सवाल उदाहरण नंबर 1 दे रखा है 15/15। 15 में किस संख्या का भाग दिया जा रहा है, 15 का। 15 में जब हम 15 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। फैक्ट नंबर 5 ने हमें यही बताया है कि स्वयं उसी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाए तो 1 प्राप्त होता है। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है 20/20। 20 संख्या है, उसमें किसका भाग देना है, 20 का। 20 का 20 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। अब देखिए इसमें एक सवाल और दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, काफी बार परीक्षा के अंदर हमें पूछ लिया जाता है a/0। जब हम 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों 0 में हम जब 0 का भाग देंगे तो वो क्या होगा, नो डिफाइंड। ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। काफी बार ऐसे सवाल आ जाता है 0/0 ABCD या ABCD हमें दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है A में लिख दिया 1, B में लिख दिया 0, C में लिख दिया 2 और D में लिख दिया नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। जब ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखना है। 0 में जब 0 का भाग दिया जाता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिए बेसिक चीजों में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जोड़ और घटाव में भी कुछ महत्वपूर्ण बेसिक चीजें हैं, उसको हमें समझना है। आप देखेंगे बहुत ही निम्न स्तर की चीज हमें बता रहे हो, आपके मन में भी ऐसी सोच आ रही होगी, आप ऐसे
सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आगे बढ़ने में जोड़ और घटाव में हमें एक नंबर एक फैक्ट लिया है। एक नंबर में हमें क्या दे रखा है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं। धनात्मक संख्याएं हैं वो क्या होती है, आपस में हमेशा जुड़ती है, और चिन्ह किसका लगता है, प्लस का। एक उदाहरण है, उदाहरण में दे रखा है 2 + 3, 2 और 3 को एक बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। इसका मतलब है जोड़ना है। 2 + 3 बराबर कितने हो गए, 5। कितनी भी बड़ी संख्याएं दी जा सकती है, यदि वह धनात्मक संख्याएं हैं तो धनात्मक संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे तो उस समय चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह प्लस का लगेगा। देखिए इसमें एक नोट दिया है, उससे हमें देखना है किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो क्या लगता है, धन लगता है। धन मतलब प्लस लगता है। जैसे ये जो सवाल दे रखा था 3 + 2 + 3 बराबर कितने हैं, 5। इस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, प्लस की है। ये 3 है, उससे पहले क्या है, धन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। इनको जोड़ने में कितने आए हैं, 5। तो इस 5 के पास में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमें क्या समझना है कि जब किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो उस संख्या के पहले हम क्या चिन्ह लगाएंगे, धन का, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये 5 से पहले हमें क्या लगाना है, प्लस, धन लगाना है। अब देखिए 2 नंबर पे क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है। एक संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है, वह आपस में क्या होती है, हमेशा घटती है। और घटने के बाद चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, 5 - 7 बराबर, 5 - 7 बराबर क्या है, सवाल हल करना है तो बराबर क्या आएगा, 2। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, देखिए 5 है, 5 संख्या, उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो हमें क्या देखना है, नोट 1 नंबर में दे रखा है ना, जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं हो तो हमें क्या मानना है, ये संख्या किसकी है, प्लस की है। 5 है वो प्लस है, और माइनस का कितने हैं, 7। ये धनात्मक है 5 और ऋणात्मक है 7, ये दोनों संख्या आपस में क्या होगी, घटेगी। और घटने के बाद में चिन्ह किस संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या का। 5, 7 और 5 में घटाएंगे तो कितने आएगा, 2, और 2 बड़ी संख्या कौन सी है, 7, तो 7 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दिया। आगे उदाहरण देख लीजिए, 2 नंबर उदाहरण है, वो बता रहा है 11 - 13। 11 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हमें 1 नंबर फैक्ट में बताया है, जब कोई भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं हो तो हमें क्या मानना है, धनात्मक। उससे पहले हमें क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, धन होगा। 11 प्लस के और 13 किसके, माइनस के। जब 2 संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होंगे तो उसको हम जब हल करेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घटने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। 11 प्लस और माइनस के 13 वो घटेगी, 2 आएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का 2। ये किसके हो गए, माइनस के 2। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3 में 13 - 5 बराबर हल करना है। 13 संख्या है, उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो ये संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी। जब कोई संख्या के पहले चिन्ह नहीं हो तो उस संख्या से पहले हमें क्या मानना है, धन मानना है, प्लस मानना है। ये प्लस का 13 है, माइनस का 5 है। प्लस के 13 और माइनस के 5, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घटेगी। 13 में से 5 घटाए कितने आ गए, 8, और ये 8 किस संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या क्या है, 13। 13 किसके है, प्लस के, तो ये प्लस के 8 उत्तर आएंगे, आंसर आएंगे। उदाहरण नंबर देख लीजिए 4 नंबर उदाहरण में क्या है, -19 + 17। पहली संख्या है, इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है। पहली संख्या है ऋणात्मक और दूसरी संख्या है 17, वो है धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, ये क्या कह रहा है, 2 नंबर, जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव क्या होती है, घटती है, और घटने के बाद चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। 19 में से 17 घटाएंगे 2 आएगा, और 19 बड़ा है, और 19 के आगे चिन्ह किसका है, ऋणात्मक, माइनस का है, तो इस 2 के आगे क्या लगेगा, माइनस। इसी प्रकार देख लीजिए उदाहरण नंबर 3,
ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह किसका लगता है, ऋण का लगता है, माइनस का लगता है। जब दो संख्याएं दोनों ही ऋणात्मक हो और उस संख्या को जब हम हल करते हैं तो क्या करना है, दोनों संख्याएं आपस में जुड़ती है और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। उदाहरण के माध्यम से देखिए, -5 और -2, -5 और -2 ये आपस में क्या होगी, जुड़ेगी। माइनस के 5 है, माइनस के 2 है, उनको जोड़ दिया, कितने आ गए, 7। कितने आए हैं, 7। और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। जब दोनों ही संख्या है ऋणात्मक, ये 5 भी माइनस के हैं और 2 भी माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 होंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, -5 और -7, 7 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 5 कितने हो गए, 12। क्यों जुड़ेंगे, ये दोनों संख्या क्या है, सवाल बता रहे हैं, दोनों संख्याएं जब ऋणात्मक हो, ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होती है, जुड़ती है। ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 7, 5 और 7 दोनों जोड़ने पे क्या आएंगे, 12। और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का लगेगा, माइनस का लगेगा। उदाहरण नंबर 3, इसी में क्या है, -8 और -6, -8 और -6 दोनों ऋणात्मक है, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। और चिन्ह किसका आएगा, 8 भी तो ऋण है और 6 भी ऋण है। कहने का मतलब है 8 भी माइनस के हैं, 6 भी माइनस के हैं। जब दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो दोनों संख्या को जोड़ा जाता है, दोनों संख्या हमने जोड़ी है तो कितने आए हैं, 14। और चिन्ह किसका लगा है, ऋण का। हम जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में जब छोटे स्तर से आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना है, जब कोई संख्या प्लस और प्लस की होगी और उसको गुणा किया जाएगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। देखिए, प्लस व प्लस को गुणा करने पे प्लस आता है। जब एक संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो, उनको गुणा किया जाए तो बराबर क्या आता है, माइनस आता है। उसी प्रकार जब पहली संख्या माइनस हो, दूसरी संख्या प्लस हो, उनको जब गुणा किया जाए तब भी क्या आता है, माइनस ही आता है। पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या भी माइनस, पहली और दूसरी दोनों संख्या माइनस की हो और उनको गुणा किया जाए तो क्या आता है, मान आएगा, वो आएगा प्लस का। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझना है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है 3 गुणा 4। 3 और 4 को हमें गुणा करना है। 3 है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किसकी है, प्लस की। प्लस का 3 और प्लस का ही 4। 3 और 4 को जब हम गुणा करेंगे, 3 और 4, 4 3 12, मान कितना आएगा, 12। और वो 12 मान किसका होगा, जब कोई संख्या प्लस और प्लस की हो, उनको गुणा करते हैं तो उनका मान आएगा प्लस में। ये 12 क्या है, प्लस। इसी प्रकार 2 नंबर पे हमें बताया है, पहली संख्या 3 प्लस की, दूसरी संख्या 4 किसकी है, माइनस की। 3 और 4 को गुणा करेंगे, 4 3 12, 12। अब मान 12 है, वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। देखिए, पहली संख्या है प्लस और दूसरी संख्या है माइनस। जब एक संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो, उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो मान वो किस में आता है, माइनस में आता है। आगे देखिए, पहली संख्या 3 माइनस, दूसरी संख्या 4 प्लस। जब दो संख्या, पहली संख्या माइनस की हो, दूसरी संख्या प्लस की हो, 3 और 4 को हमें गुणा करने पे क्या आता है, 4 3 12। और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। आगे देखिए, अगले उदाहरण में दे रखा है 3 और 4। 3 और 4 दोनों को गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 4 3 चौक 12, 12 आगे। अब ये 12 प्लस है या माइनस का है, तो देखिए, पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की। जब पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या भी माइनस की हो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उत्तर हमारा प्लस में आता है। गुणा 3 को 4 से गुणा किया, 4 3 12, और 12 किसका आ गया, प्लस का। ये बहुत ही सिंपल चीज है। मैं ये नहीं कहता आपको ये नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, आपको यदि ये आ रही है, उसके बाद में भी यदि आप इसको सरल तरीके से एक बार दोबारा
सीख लोगे तो ये चीज आगे आपको बहुत काम आएगी। अब देखिए इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनको भी हमें ध्यान से देखना है। जब कई बार काफी लंबा या बड़ा गुणा होता है, बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तब हमें ध्यान रखना है अगर माइनस का गुणा सम बार आए, गुणा बड़ा दे रखा है, उसमें संख्या माइनस की है वो सम बार आए, सम बार आएगी तो उसका मान किस में आएगा? प्लस में। उसका मान किस में आएगा? प्लस में। अगर माइनस का गुणा विषम बार हो, कोई संख्या दे रखी है उसका हमें गुणा करना है, और जब संख्या की हम गिनती करेंगे वो संख्या विषम बार आ रही है तो उसका मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, एक जैसे ये उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 1, 3 गुणा -3 गुणा 4 गुणा -2 गुणा -3। इस संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो एक बार हमें कुछ नहीं देखना है, कितना भी बड़ा गुणा हो पहले हमें उन्हें सरल करना है, गुणा करना है। जब हम 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 2 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 24 को 2 से गुणा करेंगे, 24 दूं 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे, 48 144, 144 उत्तर आ गए। अब हमें देखना है 144 प्लस का है या माइनस का। हमें इसमें माइनस माइनस की संख्या गिननी है। माइनस का 3 1, माइनस का 2 2, माइनस का 3 3। माइनस की संख्या 1 2 3 है, तो माइनस की संख्या कितनी है? 3, और माइनस की संख्या 3 विषम है, तो ये 144 जो मान आया है वो किसका आएगा? माइनस का। क्योंकि हमें इस बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, उस संख्या यदि विषम बार हो, वह संख्या यदि विषम बार हो तो उसका मान किस में आएगा? माइनस में आएगा, उसका मान ऋणात्मक आएगा। ये एक नंबर उदाहरण था, हमने इसको हल किया, 144 आए। अब देखा 144 प्लस के हैं या माइनस के। तो माइनस माइनस की संख्या है वो गिन लो कितनी बार? 3 बार आ रही है। माइनस का 3 1, माइनस का 2 2, माइनस का 3 3 बार आया। ये 3 विषम है, विषम बार है, तो मान है वो क्या इसमें आएगा? माइनस में। अब आगे वाला देख लीजिए, 2 नंबर उदाहरण है, उसमें दे रखा है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इनको हमें गुणा करना है। 3 2 6, 6 3 18, 18 चौकू 72, ये 72 मान आया है। अब हमें देखना है माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, ये मान प्लस में है या माइनस में। माइनस माइनस की संख्या गिन लीजिए, माइनस का 3 1, माइनस का 2 2, माइनस का 3 3, माइनस का 4 4। ये 4 बार माइनस आ रहा है इस सवाल को जब हम हल कर रहे हैं। सवाल को हल कर रहे हैं तो माइनस का संख्या है उसका मान 4 बार आ रहा है। 4 क्या है? सम। और जब कोई भी गुणा हम करते हैं वो उसकी संख्या माइनस की सम बार आ रही है तो उसका मान किस में आएगा? प्लस में आएगा, धन में आएगा। तो इसके अंदर मान आया 72 और 72 क्या हो गया? प्लस का। देखिए ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें को हम क्लियर करते चलेंगे तो आगे जब मैं आपको हर सवाल, कठिन सवाल करवाऊंगा तो उस टाइम ये चीजें आपके बहुत काम आएगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे वाले रूल में देखना है हमें भाग। सिंपल बेसिक गणित के सिंपल चीजों में भाग को हमें समझना है। डिवाइड जब हम करते हैं उसमें भी कुछ छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए जब हम भाग करते हैं उस टाइम हमें क्या देखना है? यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। जब हम गुणा करेंगे उस समय हमें अंश और हर का चिन्ह है वो क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो मान किस में प्राप्त होगा? धनात्मक मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब है प्लस में मान आएगा। यदि उसका उल्टा, यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उस टाइम अंश और हर का मान असमान हो तो मान किस में प्राप्त होगा? मान होगा ऋणात्मक। मान किस में प्राप्त होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब है माइनस में मान प्राप्त होगा। अब देख लीजिए यहां पर उदाहरण के माध्यम से, जब प्लस भाग प्लस,
ऊपर भी संख्या प्लस की है और बट्टे में संख्या भी किसकी है, प्लस की। प्लस की संख्या में हम प्लस की संख्या के भाग देंगे तो ऊपर की संख्या है वो क्या है, अंश, और बट्टे की संख्या है वो क्या है, हर। प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का कहने का मतलब है ऊपर की अंश की संख्या और हर की संख्या का चिन्ह क्या है, समान है, चिन्ह दोनों प्लस प्लस के हैं, तो मान किस में प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं, रूल हमें बता रहा है कि जब अंश और हर की संख्या का मान, अंश और हर की संख्या का चिन्ह समान हो तो मान किस में प्राप्त होता है, प्लस में, प्लस आएगा। अब देखिए यदि प्लस बट्टे माइनस, ऊपर की संख्या अंश संख्या प्लस की है और बट्टे में किसकी है, माइनस की संख्या है, उसका हम भाग देंगे तो ये क्या हो गया, ऊपर तो है प्लस और नीचे है माइनस, दोनों असमान हो गया, दोनों अलग अलग है। अलग अलग जब अंश और हर की संख्या हमें मिलेगी, अलग अलग दोनों के चिन्ह मिलेंगे तो उस समय हमें मान प्राप्त होगा, वो किस में होगा, ऋणात्मक। देखिए उदाहरण के माध्यम से हमें समझना है, ये यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल एक देखिए 9/3, यहां पर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमें सबसे पहले देखना है अंश और हर। अंश है 9, उसमें हर 3 का भाग दे रहे हैं। अंश और हर, अंश है वो भी किसकी है, प्लस की, हर है वो भी किसकी है, प्लस की। प्लस की संख्या प्लस की संख्या में भाग जा रहा है, कहने का मतलब है अंश और हर का चिन्ह क्या है, समान है, प्लस का है, तो मान प्राप्त किस में होगा, धन में। 3 में 9 का भाग, 9 में 3 का भाग देंगे, सॉरी, तो क्या आएगा, 3, वो किसका आएगा, प्लस का। अब आगे वाला बता रहा है प्लस बट्टे माइनस, कहने का मतलब है 9 है अंश और बट्टे में हर कितनी है, माइनस के 3। 9 में -3 का जब हम भाग देंगे, 9 में -3 का भाग देंगे तो बराबर 9 में 3 का भाग दिया, 3 3 9, मान कितना आया है, 3 आया है, लेकिन मान किसका आया है, माइनस का। क्यों, क्योंकि अंश है वो तो है प्लस, 9 है वो प्लस का है और हर है वो क्या है, माइनस। और जब प्लस और माइनस दोनों अंश और हर की संख्या का चिन्ह अलग अलग हो तो मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। आगे देखिए माइनस बट्टे माइनस बराबर चिन्ह किसका आता है, प्लस का। देखिए माइनस का 9 बट्टे माइनस का 3, 9 के अंदर माइनस के 3 का भाग देना है। जब 9 के अंदर माइनस के 3 का भाग देंगे, माइनस का ही 9 है, माइनस का ही 3 है, एक बार चिन्ह छोड़ दीजिए, 3 का भाग 9 में गया 3 बार। अब हमें लगाना है मान प्लस में है या माइनस में है, मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। हमें यहां देखना है, 1 नंबर पे हमें फैक्ट नंबर भाग वाले में 1 में बता रहा है यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो, चिन्ह चाहे वह प्लस का हो या फिर माइनस का हो, अंश और हर दोनों में समान चिन्ह है तो मान किस में प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। देखिए माइनस के 9 है, माइनस के 3 है, 9 में 3 का भाग दिया, बराबर कितने आए, 3। या भी अंश भी माइनस का है और हर भी क्या है, माइनस का। माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह है तो ये मान है वो किस में आएगा, प्लस में। ये 3 किसका होगा, प्लस का। आगे देखिए एक उदाहरण और है, इस उदाहरण में भी क्या बता रहा है, -9/3, माइनस का अंश है 9 और हर है वो किसका है, प्लस का। ये हो गया असमान अंश और हर के चिन्ह वाला। 9 के अंदर 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। अब हमें ये मान प्लस में है या माइनस में है ये देखने के लिए अंश और हर की जो संख्या है उनके चिन्ह देख रहे हैं। अंश है वो माइनस का है, हर है वो है प्लस का। जब 2 नंबर हमें बता रहा है जब अंश और हर के चिन्ह असमान हो, अंश का माइनस हर का प्लस, दोनों चिन्ह अंश और हर के अलग अलग हैं तो मान किस में प्राप्त होगा, ऋणात्मक में। ये 3 आया, ये किस में आया है, माइनस, ऋणात्मक। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस प्रकार सवाल दिया हुआ होता है -a/b बराबर a/-b बराबर बराबर में माइनस का चिन्ह और a/b। काफी बार हमें समझ में नहीं आता कि चिन्ह कहां लगा रखा है। देखिए यहां तो हमें पता चल गया -9/3 है, -9/3, 9 का भाग 3 में देंगे, 3 3 9, और अंश और हर दोनों क्या है, असमान है तो वो किसका आएगा, असमान।
यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो, दोनों असमान होने पे मान किस में प्राप्त होता है? -3 में। अब इसमें देखिए बराबर है, ये भी 3 है, इसमें दे रखा है a बटे -b। a हमने कितना माना है? 9 को। a हमने किसको माना है? 9 को। b माना है 3 को। अब देखिए यहां पर क्या है? 9 बटे -3। ये जो 9 है उसमें -3 का भाग देना है। पहले में तो ऊपर वाली संख्या में माइनस का था, इसमें क्या दे रखा है? नीचे वाली संख्या में माइनस का। बात सेम है, 9 में 3 का भाग देना है। जब हम 9 में 3 का भाग देंगे तो भाग 3 का 9 में भाग दिया, 3 आया। अब हमें अगली बात देखनी है कि मान या उत्तर भागफल जो 3 आ रहा है वो प्लस का है या माइनस का है। इसलिए हमें क्या देखना है? अंश और हर का चिन्ह। अंश और हर का चिन्ह अलग अलग है, 9 प्लस में है और 3 माइनस में है। अंश और हर का चिन्ह अलग होने की वजह से मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है? बराबर a बटे b और चिन्ह माइनस का यहां दे रखा है। ये मैंने बताया है, चाहे अंश माइनस का हो हर प्लस का हो, चाहे अंश प्लस का हो हर माइनस का हो, या अंश और हर दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह दिया हुआ हो, ये चीज जो हमें दिखाई दे रही है उसमें भी क्या है? माइनस का दे रखा है यहां चिन्ह, तो इसमें भी क्या होगा? ये भी असमान चिन्ह वाला सवाल होगा। देखिए माइनस के 9 में 3 का भाग देना। अब मैं यहां ये जो माइनस है यहां लगा दूं तो भी 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह 9 के बराबर में है। अंश का 9 है वो माइनस का है, प्लस का कितना हो गया? 3। कई बार हमें दिक्कत क्या होती है? जब बराबर में माइनस का चिन्ह आता है तब हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। हमारे कंफ्यूज पैदा होता है कि ये 9 है वो माइनस का है या 3 है वो माइनस का है। तो यहां पर हमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये जो माइनस का चिन्ह है ये ऊपर आए नीचे आए बराबर में आए, ये चिन्ह अंश और हर में हमें क्या माना जाएगा? असमान माना जाएगा। माइनस का 9 माना जाएगा, 3 का भाग दिया जाएगा, बराबर कितने आएंगे? 3। तो ये जो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इस टॉपिक के माध्यम से हमने बड़ी छोटी छोटी बारीक चीजें गणित के बारे में सीखी है। देखिए ये जो मैंने प्रश्न पूरे करवाए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, ये यदि आप तैयार कर लेंगे, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो आगे बहुत आपके सरलता होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।